तो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे आर्थिक व्यवसाय के बारे में। आर्थिक व्यवसाय में मैं पढ़ती हूँ ताकि आप समझते जाएं। शुरू करती हूँ मैं। एक समूह अपनी भौतिक आवश्यकताओं को कैसे पूर्ण करता है। एक समूह अपनी भौतिक जो अपनी ज़रूरतें होती हैं वो अपनी कैसे पूरी करता है, उन आवश्यकताओं को कैसे पूर्ण करता है, इसका प्रभाव जीवन के लगभग सभी पहलुओं पर पड़ता है। कुछ विद्वान आर्थिक तत्वों को निर्धारक तत्व मानते हैं। कुछ विद्वान हैं वो आर्थिक तत्वों को निर्धारक तत्व मानते हैं। भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का पता लगाना होता है कि वो कौन संसाधन है। तो भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संसाधनों का पता लगाना होता है और उन्हें उपयोग में लाने के लिए साधन जुटाने पड़ते हैं। इन साधनों के सतत उचित उपयोग तथा कम प्रयासों से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए सही तकनीकी और संगठन की आवश्यकता होती है। कम प्रयासों से अधिकतम ज़्यादातर उत्पादन प्राप्त करने के लिए सही तकनीकी की आवश्यकता होती है, संगठन की आवश्यकता होती है। इकट्ठे किए गए साधनों को सही नियंत्रण और वितरण भी आवश्यक है। जो चीज़ें आपने इकट्ठी की गई है, जो भी उत्पादन इकट्ठा किया है, उसका सही नियंत्रण होना चाहिए और सही वितरण होना चाहिए। सही मात्रा में इसको वितरण किया जाना चाहिए। लोग आर्थिक संसाधनों पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते हैं। लोग आर्थिक संसाधनों पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते हैं, जिससे सामाजिक और राजनीतिक शक्ति का उदय होता है। मतलब सामाजिक तौर पे या राजनीतिक तौर पे वो बहुत बड़े हो जाते हैं, उच्च वर्ग कह सकते हैं, या बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। साधनों और पर्यावरण संबंधी बाधाओं को हल करने में तकनीकी सहायक होती है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति पूर्ण रूप से भोजन संग्रहण करने पर निर्भर है, उन्हें समुद्र किनारे रहने वालों की अपेक्षा अधिक भूमि की आवश्यकता होती है। समुद्र के किनारे रहने वालों को समुद्र से कई प्रकार की खाद्य सामग्री प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार पहाड़ियों पर रहने वाले लोग स्थायी कृषि नहीं कर सकते। उन्हें जलवायु के अनुसार खानाबदोश बनना पड़ता है। खानाबदोश मतलब कि उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता है, जलवायु के अनुसार, मौसम के अनुसार। उन्हें भोटिया लोगों की तरह व्यापारी अथवा गुज्जरों की भांति चरवाहा बनना पड़ता है। जैसे गुज्जर कह सकते हैं जो भेड़ बकरियों को चराते हैं, तो उनकी तरह उन्हें चरवाहे बनना पड़ता है। ऐसे समूह की जनसंख्या भी अधिक नहीं हो सकती। इनकी तुलना में स्थायी कृषि करने वाले जो सिर्फ कृषि करते हैं, उनको स्थायी कृषि कहते हैं। इनकी तुलना में स्थायी कृषि करने वाले लोग अपने उपभोग की मात्रा से अधिक उत्पादन कर लेते हैं। तो जो स्थायी कृषि करते हैं, जो सिर्फ कृषि करते हैं, वो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अधिक उत्पादन कर लेते हैं। ये लोग अपने अतिरिक्त उत्पादन को अन्य आवश्यकताओं की वस्तुओं में बदल सकते हैं, मतलब इन्हें बेच सकते हैं, तथा इससे विभिन्न कार्यकलापों में विशेषीकरण प्रारंभ होता है। अंततः इनसे विनिमय के कई नियम विकसित होते हैं। मतलब चीज़ों को अनाज बड़ी मात्रा में उत्पादन किया जाता है और उन्हें बेचकर लाभ कमाया जाता है, उससे पैसे कमाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। आर्थिक आधार पर भारतीय जनजातियों को 7 श्रेणियों में विभक्त किया गया है, 7 श्रेणियों में बांटा गया है। आइए इन 7 श्रेणियों की बारी बारी से चर्चा की जाए। तो क्या क्या है 7 श्रेणियाँ जानते हैं। खाद्य संग्रहणकर्ता एवं आकेठक। प्रकृति के साथ अनुकूलन की दृष्टि से खाद्य वस्तुओं का संग्रहण, जो प्रकृति से जो चीज़ें मिलती हैं उनका संग्रहण। आकेठ एवं जानवरों को पकड़ने का कार्य हजारों वर्षों तक चलता रहा।
इसके बाद पशुपालन शुरू हुआ, पशुओं को पालना शुरू किया गया, कृषि शुरुआत की गई। एवं तत्पश्चात औद्योगिकरण मतलब उद्योगों का बड़ी मात्रा में जन्म हुआ, औद्योगिकरण का जन्म हुआ। खाद्य सामग्री का उत्पादन सीख लेने के बाद, जब लोगों ने खाद्य सामग्री का किस प्रकार अनाज को उगाया जाता है, तो मतलब सब चीज़ जब लोगों ने जान ली, सीख लेने के बाद मानवीय समाज में बड़ी तीव्र गति से, बड़ी तेजी गति से परिवर्तन हुआ। इन परिवर्तनों की गति औद्योगिकरण के कारण और भी बढ़ गई। इन परिवर्तनों की जो गति थी वो औद्योगिकरण के कारण और भी बढ़ गई। उद्योगों की बात की जाए, बड़ी संख्या में उद्योग हो गए और कहीं न कहीं इससे भी बढ़ा। अब ऐसी बहुत कम जनजातियां हैं जो केवल संग्रहण और आखेट पर निर्भर है। तथापि केरल की चोलानकाइन जनजाति इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का एक विशेष उदाहरण है। तो इसमें हमने खाद्य संग्रहणकर्ता एवं आखेटिक के बारे में पढ़ा, जो सिर्फ कृषि पर निर्भर होते हैं और कहीं न कहीं इनका और ये बढ़ रहे हैं, उद्योगों की तरफ भी बढ़ रहे हैं और कहीं न कहीं अपनी जो पूंजी है, अच्छा पैसा कहीं न कहीं कमा रहे हैं, अपनी जो भी उत्पादन करते हैं उसको बेचकर। आगे बढ़ते हैं। झूम कृषि, स्थानांतरित झूम कृषि करते हैं, उनकी बात की गई। इस प्रकार की कृषि में कई विशिष्ट विधियों का प्रयोग होता है। इसमें मूल रूप से किसी वन क्षेत्र के एक भूभाग को चुनकर वहां के पेड़ पौधों को काटकर और सुखाकर जला दिया जाता है तथा इसके बाद बीज बो दिया जाता है। इस प्रकार एक भूखंड पर कुछ साल कृषि कर लेने के बाद उसे कई वर्षों के लिए छोड़ दिया जाता है। मतलब वहाँ पे कुछ कृषि मतलब कह सकते हैं एकदम वहाँ पे कृषि की और उस भूखंड को, उस जो वो खेत है या वो जगह जो है उसको छोड़ दिया जाता है कुछ दिनों के लिए, तो कुछ कई वर्षों के लिए इसको छोड़ दिया जाता है। भारत के उत्तरी पूर्वीय, मैंने बताया था आपको, भारत के उत्तरी पूर्वीय भागों में ये कृषि काफ़ी प्रचलित है। मेघालय की खासी लोग इस प्रकार की कृषि करते थे, किंतु आजकल वे कई अन्य व्यवसायों में कार्यरत हैं। वो कई और व्यवसाय करना उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन पहले की बात की जाए तो मेघालय के जो खासी लोग थे ये इस प्रकार की झूम कृषि करते थे। बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश की कई जनजातियां भी झूम कृषि करती थीं, किंतु अब इसमें काफ़ी कमी आ गई है क्योंकि वनों के प्रयोग पर प्रतिबंध बढ़ा दिए गए हैं। वनों के प्रयोग पर प्रतिबंध बढ़ा दिए गए हैं और स्थान परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। तो स्थान जो है इसको परिवर्तित करने के लिए और कोई भूमि ज़्यादा नहीं है, तो कहीं ना कहीं लोगों ने अपना व्यवसाय भी बदल दिया है। ये हमने किसके बारे में पढ़ा? स्थानांतरित झूम कृषि के बारे में हमने पढ़ा। आगे बढ़ते हैं। स्थायी कृषि, ये तीसरा है। स्थायी कृषि के बारे में जानते हैं। स्थायी कृषि अधिकांशतः देश के मध्य, पश्चिमी और दक्षिण क्षेत्रों की जनजातियों में स्थायी कृषि अधिकांशतः देश के मध्य, पश्चिमी और दक्षिण क्षेत्रों की जनजातियों में प्रचलित है। कहाँ पे? देश के मध्य क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में और दक्षिण के क्षेत्रों की जनजातियों में ये स्थायी कृषि प्रचलित है। उनके लिए यह जीवन निर्वाह का मूल साधन है। इन जनजातियों में प्रचलित कृषि तकनीक बहुत ही सरल है। अब विस्तृत समाज के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ताने बाने के साथ परंपरागत कृषि करने वाली जनजातियां जुड़ती जा रही हैं, जो स्थायी कृषि करते हैं, उनकी इसमें बात की गई। आगे बढ़ते हैं। कारीगर, दस्तकार के बारे में। दस्तकारी जैसे टोकरी बनाना, औजार बनाना, कताई और बुनाई आदि पर आश्रित जनजातियां जो हैं, जो इस पर डिपेंड हैं, किस पर? टोकरी बनाने पर, कताई, बुनाई आदि पर आश्रित जनजातियां संख्या में बहुत ही कम हैं। ये बहुत कम संख्या में ऐसे लोग मिलेंगे जो इस काम में कार्यरत हैं। ये जनजातियां इन व्यवसायों के साथ साथ या तो कृषि करती हैं या पूर्ण रूप से दस्तकारी पर ही निर्भर रहती हैं। उन्हें खाद्य सामग्री के लिए अपनी बनाई हुई वस्तुओं का विनिमय बाजार के माध्यम से करना पड़ता है। मतलब इन्हें अपने सामान को बाजार में लेकर जाकर उन्हें बेचना पड़ता है अथवा अन्य जनजातियों से विनिमय संबंध स्थापित करने पड़ते हैं।
नीलगिरी के नीलगिरी के कोटा नीलगिरी के कोटा जनजाति का कृषि उत्पादन के लिए बदंगा जनजाति से विनिमय संबंध है। जो नीलगिरी की कोटा जनजाति हैं, इनका किनके साथ संबंध है? कृषि उत्पादन के लिए बदंगा जनजाति से विनिमय का संबंध है, आदान प्रदान का, लेना देने का संबंध है। बिहार के बिरहोर रस्सी बनाने का कार्य करते हैं। बिहार के बिरहोर हैं, वो रस्सी बनाने का कार्य करते हैं। वे पहले खानाबदोश हुआ करते थे, मतलब इधर से जाना, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर। इस प्रकार के समूह की जनसंख्या कम है। उम्र के बढ़ने के साथ साथ समूह के सदस्य दस्तकारी की कला सीख लेते हैं। दस्तकारी का कार्य परिवार के स्तर पर किया जाता है, जबकि कच्चे माल की प्राप्ति संपूर्ण समुदाय के स्तर पर होती है। कच्चे माल की बात की जाए तो उसकी प्राप्ति संपूर्ण समुदाय के स्तर पर होती है। जैसे टोकरी बनाने वाले सामूहिक रूप से बेत इकट्ठा करने के लिए जा सकते हैं, परंतु टोकरियाँ बनाने का कार्य परिवार के अंदर ही करते हैं। टोकरी बनाने का जो कार्य है वो परिवार के अंदर बैठ कर ही किया जाता है और उसमें सभी लोग सम्मिलित होते हैं। आगे पढ़ते हैं पशुपालक में पढ़ते हैं पशुपालक के विशेष उदाहरण नीलगिरी के टोंडा और हिमाचल प्रदेश के गुज्जर। नीलगिरी के टोंडा हैं और हिमाचल प्रदेश के गुज्जर, बकराल और गद्दी लोग हैं। यद्यपि टोंडा लोगों के पास अपने स्थायी आवास होते हैं, कि अपने घर होते हैं, स्थायी आवास होते हैं, किंतु किसी विशेष ऋतु में वे अपनी भैंसों को चराने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। हालांकि भैंसें व्यक्तिगत संपत्ति होती है, किंतु उनसे संबंधित कुछ कार्य और डेयरी आदि की देखभाल सामूहिक रूप से की जाती है। कारीगरों की तरह वे भी दूध उत्पादन कह सकते हैं। दूध उत्पादन के बदले में कृषि संबंधी उत्पादनों का विनिमय करते हैं, मतलब बाजार में या उसका खरीद करते हैं, बेचने काम करते हैं। पहले टोंडा लोगों के विनिमय का संबंध बदंगा लोगों के साथ होते थे। टोंडा लोगों का संबंध किसके साथ होता था? बदंगा लोगों के साथ होता था। तो आपको सबको समझ में आ रहा है? इसमें आपको सभी पॉइंट्स नहीं लिखने हैं, जो मेन होगा वही लिखते जाना है। वैसे अगर आ जाए ऐसा प्रश्न तो आप लिख सकते हैं कि पशुपालक के बारे में या और भी चीज़ जो हम जान रहे हैं उसके बारे में आप आराम से लिख देंगे। लोक कलाकार के बारे में जानते हैं। कुछ ऐसी भी जनजातियां हैं जो अपना जीवन निर्वाह करने के लिए साहसिक कलाबाजियों का प्रदर्शन करके तथा अपने यजमानों की सेवा करके करती हैं। इनमें से कुछ लोग खानाबदोश जीवन व्यतीत करते हैं और कुछ गांवों में रहते हैं, लेकिन वह भी समय समय पर गांव से बाहर जाते रहते हैं। इनका जो आना जाना है, इनका भ्रमण व्यवस्थित और सुनियोजित होता है। छोटी छोटी इकाइयों के रूप में ही भ्रमण करते हैं, मतलब जाते हैं, जिनमें घनिष्ठ रूप से संबंधित कुछ परिवार होते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था की सबसे विशिष्ट बात यह है कि अपने संसाधनों के लिए ये लोग अन्य मानवीय समूह पर निर्भर रहते हैं। मध्य प्रदेश की प्रधान जनजाति के व्यक्ति प्राय गोंड जनजाति की वंशावली बनाने वाले पंडे का काम करते हैं। प्रधान जनजातियों की महिलाएं गोंड महिलाओं के लिए दाई का कार्य करती हैं तथा उनकी लड़कियों के हाथ पैर गोदने का कार्य करती हैं। जैसे आपने गांव में देखा होगा, हाथ पैर गोदने का काम जो होता है उनके बारे में बात की गई है कि जो गोंडा की जो महिलाएं होती है वो जो दाई हाथ की बात की जाए तो दाई का कार्य करती हैं और उनकी जो लड़कियां होती हैं उनके हाथ पैर गोदने का कार्य करती हैं। गोंड लोगों पर इस प्रकार प्रधान लोग निर्भर हैं। एक प्रधान का अपने यजमान के घर आना सदैव हर्ष का अवसर होता है, मतलब खुशी का अवसर होता है। इसमें प्रधान व्यक्ति की पिछली भेंट के पश्चात जितनी भी घटनाएं घट चुकी होती हैं उनको याद किया जाता है और बच्चों के जन्मों को पोथी में दर्ज कर लिया जाता है। प्रधान लोग गीत गाते हैं, कविता पाठ करते हैं
तथा कहानी सुनाने की कला में भी निपुण होते हैं। वे अपने हास्य परिहास द्वारा यजमानों को मुग्ध कर देते हैं, मतलब उन्हें खुश कर देते हैं अपने कलाकार से, अपनी कलाकारी से। तो समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। वेतनभोगी मजदूर। वेतनभोगी मजदूर के बारे में जानते हैं। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, जब 20वीं शताब्दी शुरुआत हुई तो उसके प्रारंभ में कई जनजातीय क्षेत्रों का बहुत बड़ा भाग बागानों के अंतर्गत आ गया था। जनजातीय क्षेत्रों में खनन एवं प्रौद्योगिकी का भी विकास हुआ। इसका जनजातीय क्षेत्रों में खनन एवं प्रौद्योगिकी का भी विकास हुआ। बहुत से जनजातीय लोगों को परंपरागत व्यवसाय छोड़कर, जो पहले काम करते थे उसको छोड़कर, इन उद्यमों में वेतनभोगी मजदूरों की तरह कार्य करना पड़ा। उन्हें बागानों में एक प्रकार से कह सकते हैं मजदूरों की तरह काम करना पड़ा। छोटा नागपुर के जनजातीय लोगों को उत्तर पूर्वी क्षेत्र में चाय के बागानों में कार्य करने के लिए ले जाया गया। किन्हें? छोटा नागपुर के जो जनजातीय लोग थे उन्हें उत्तर पूर्वी क्षेत्र में चाय के जो बागान थे वहाँ पर कार्य करने के लिए ले जाया गया। बिहार के संथाल थे, कोयले की खानों में काम पर लगाए गए। कहाँ पे? कोयले की खानों में काम पर उन्हें लगाया गया। ये वास्तव में एक बहुत बड़ा परिवर्तन था। जीविकोपार्जन मतलब अपने जीवन जीने के लिए तक सीमित आर्थिक स्थिति से वह औद्योगिक व्यवस्था में प्रविष्ट हुए, जिसका उनके समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। वो अपना जीवन जीने के लिए हर जो भी चुनौतियां उनके सामने आई उसको वो पार करते करते कहीं न कहीं उद्योगों में भी वो आए और उस पर भी कार्यरत हैं। तो समझ में आ रहा होगा सबको। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आर्थिक परिवर्तन, जिसमें जानेंगे जनजातीय क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होते रहे हैं। तो जनजातीय जो क्षेत्र थे उनकी जो अर्थव्यवस्था थी, एक व्यवस्था थी उनकी, उनमें परिवर्तन होते रहे हैं। इन आर्थिक परिवर्तनों को निम्न रूप से सूचीबद्ध किया जा सकता है कि उनकी आर्थिक स्थिति पहले कैसी थी, अब थोड़ा बहुत ठीक हुआ, कैसा, सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। वन संपदा की कमी के कारण, वन संपदा जो वन की बात की जाए, वन संपदा की बात की जाए तो उसकी कमी के कारण तथा वनों का अधिक भाग सुरक्षित श्रेणी में रख देने के कारण जनजातीय लोगों का वनों पर बहुत कम नियंत्रण रह गया। अब उनका कहीं न कहीं जो वन से पहले जो उनका बहुत ज़्यादा लगाव था, अब वो कहीं न कहीं कम हो गया। केवल उत्तरी पूर्वी भारत में कुछ वन क्षेत्र जनजातियों के नियंत्रण में है। केवल उत्तर पूर्वी भारत में जो वन क्षेत्र की बात की जाए कुछ जनजातियों के नियंत्रण में है, और ज़्यादातर बात की जाए तो वो नहीं है, अब सरकार के अंडर आ चुका है। आदिवासियों की भूमि का काफ़ी बड़ा भाग परंपरागत रूप से खेती करने वाले अनुभवी कृषकों के हाथ में आ चुका है तथा कुछ भाग उद्योगों और जल विद्युत जलाशयों के लिए ले लिया गया है। इस्पात संयंत्रों जैसे कई बड़े उद्योग जनजातीय क्षेत्रों में स्थापित किए गए। इस्पात संयंत्र की बात की जाए तो कई बड़े उद्योग जनजातीय जो क्षेत्र थे वहाँ पर स्थापित कर दिए गया। अंततः एक और तो ये लोग इन निर्माण योजनाओं द्वारा विस्थापित हो गए और दूसरी ओर उन्हें वेतनभोगी मजदूर बनने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। तो एक तरफ से कहीं ना कहीं उनकी चीज़ें जो पहले जिससे वो इतना प्रकृति से या वन संपदा से जुड़े हुए थे उनसे वो भी छीन लिया, और कहीं ना कहीं उन्हें कोई चीज़ लाभ कोई दिया ही नहीं गया, और उन्हें एक तरह से मजदूर बस बनना पड़ गया, उद्योगों में जाके काम करना पड़ा। उनका अगर बात की जाए उनके लाभ के बारे में, जैसे वो पहले करते थे उनसे सब चीज़ें छीन कर कहीं ना कहीं उन्हें वो लाभ नहीं मिला जो उनसे ले लिया गया। बाजार अर्थव्यवस्था के प्रवेश के फलस्वरूप, जब बाजार अर्थव्यवस्था ने प्रवेश किया उसके फलस्वरूप जनजातीय लोग प्राकृतिक संसाधनों से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने की बजाय बाजार में बेचने के लिए वस्तुएं बनाने लगे। अब वो बाजार के लिए वस्तुएं बनाने लगे बेचने के लिए।
विकास के सभी साधन स्थायी तथा गहन कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए बनाए गए हैं। इनमें जनजातीय लोगों की क्षमताओं के लिए प्राय कुछ भी नहीं है। इनमें जनजातीय लोगों की क्षमताओं के लिए प्राय कुछ भी नहीं है। इन सब तथा अन्य कई कारकों से जनजातीय लोग व्यापक अर्थव्यवस्था का भाग बन गए हैं। अब वस्तुओं का उत्पादन वे केवल अपनी खपत के लिए ही नहीं बल्कि बाजार में बेचने के लिए भी करते हैं। इस प्रक्रिया में उनकी परंपरागत जो कुशलताएं हैं, तकनीकी है और श्रम व्यवस्था है, निरर्थक हो गई है, बेकार हो गई है। अब उन्हें नई कुशलताएं सीखनी होगी, नई नई चीज़ें उन्हें सीखनी होगी। जो पुरानी चीज़ें थी अब वो कोई काम में नहीं आ रही। उन्हें नई नई चीज़ें सीखनी होगी, कुशलताएं सीखनी होगी, नई तकनीकी अर्जित करनी होगी। नई नई तकनीकों में उन्हें अपने आप को प्रवेश करवाना होगा तथा उत्पादन के लिए पूंजी की आवश्यकता होगी। अब जनजातीय लोग स्वावलंबी नहीं रहे हैं। जनजातियों के विकास हेतु आर्थिक गतिविधियों की नई व्यवस्था की आवश्यकता है, क्योंकि विकास के लिए आर्थिक गतिविधियां दी जाएं, उनको मजबूती प्रदान किया जाए ताकि वो आगे आएं। तो आपको समझ में आया होगा। यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट पर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, और बताइएगा सभी कि आपको कैसे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ताकि मुझे भी तो पता चले। अगर आपके पास बुक्स है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बुक से ही मैं पढ़ा रही हूँ। अगर बुक्स है तो उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो सॉल्व करने की कोशिश करना। थैंक यू सो मच।